हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ प्रशांत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार डीएलएड ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग एक नई यूनिट की शुरुआत करेंगे जो कि हमारा S2 का यूनिट 3 रहेगा। लास्ट वीडियो में आप सब लोग को मालूम है कि हम लोगों ने S2 का यूनिट 2 का पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से हम लोगों ने पूरे यूनिट को अच्छी प्रकार से समाप्त कर दिया था। आज हम लोग एक नए सेशन में एक नए यूनिट का अध्ययन करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी जानते हैं घर बैठे आप लोग डीएलएड सेकेंड ईयर का प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करके उनको भी प्रिपरेशन करने का एक अवसर दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम लोग यूनिट 3 की बात करेंगे जो कि बहुत ही छोटा सा यूनिट है जिसमें हम लोग को मुश्किल से 4 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, आज हम लोग इसका पार्ट 1 देख रहे हैं। इसके लिए फ्रेंड्स 2 पार्ट में बनाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2। आज के पार्ट 1 में लगभग 50% हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा और जो पार्ट 2 रहेगा उसमें 50%, मतलब 2 पार्ट में हमारा ये यूनिट पूरी तरह से क्या हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इस यूनिट में हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देख सकते हैं यूनिट 3 जो है वो कहता है सीखने के व्यवहारवादी एवं सूचना प्रसंस्करण सिद्धांतों की समझ। मतलब 2 टॉपिक है कि व्यक्ति कैसे सीखता है। अभी पिछले यूनिट में हम लोगों ने सीखने के बारे में अध्ययन किया था। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है व्यवहारवादी। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे अलग अलग तरीके से तर्क दिए थे, अपना मत रखे थे। वहाँ पे कुछ व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी थे, उनके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत, उस सिद्धांत को हम लोग अध्ययन करेंगे। और जो दूसरा पार्ट है वो है सूचना प्रसंस्करण, इसके सिद्धांत को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज का जो इस पार्ट 1 में हमारा 3 टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स, व्यवहारवाद, व्यवहारवाद के प्रकार और अनुक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है ना, इस 3 यूनिट को हम लोग इस यूनिट में अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट वही कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का घंटी दबा दें ताकि नई नई वीडियो आपको मिल पाए। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें और कमेंट तो फ्रेंड्स जरूर करें क्योंकि कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ना, सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वो आपके माध्यम से मिलता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्यवहारवाद क्या होता है फ्रेंड। ठीक है ना, व्यवहारवाद को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म बोलते हैं व्यवहारवाद। ठीक है ना, मतलब कि बहुत सारे वैज्ञानिक रहे, चाहे वो आप जॉन लॉक की बात करें, जेबी वॉटसन की बात करें, स्किनर की बात करें, बीएफ स्किनर की बात करें, इवान पावलोव की बात करें, थॉर्नडाइक की बात करें, ये जितने भी वैज्ञानिक थे ये सब क्या थे तो व्यवहारवादी थे। मतलब इनका जो मत था, जो प्रिंसिपल था, जो सिद्धांत था वो किस पे बेस्ड था तो वो बिहेवियरिज्म पे बेस्ड था, मतलब व्यवहारवाद पे ये आधारित था। ठीक है ना, सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्यवहारवाद होता क्या है। तो फ्रेंड्स, व्यवहारवाद का मतलब होता है एक्टिविटी, मतलब ये हमारे मनुष्य के व्यवहार से संबंधित है। इसको समझने से पहले समझिए फ्रेंड्स साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा। जो साइकोलॉजी होता है हमारा वो क्या है तो फ्रेंड्स साइकोलॉजी जिसको हम लोग हिंदी में मनोविज्ञान बोलते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में बात करें फ्रेंड्स 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को बोला गया था किसका तो आत्मा का ज्ञान या आत्मा का ज्ञान या अध्ययन बोल सकते हैं, जो भी बोलिए। ठीक है, 16वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे अरस्तु साहब ने मनोविज्ञान को क्या बोला था कि यह एक आत्मा का ज्ञान होता है। फिर आगे चल के थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ और 17वीं शताब्दी में फिर एक शताब्दी आगे बढ़े हम लोग और एक शताब्दी के बाद इसको बोला गया था किसका तो मन का ज्ञान या मन का अध्ययन बोलिए, है ना, मन का अध्ययन। इसमें भी अरस्तु साहब ने अपना मत दिया था और एक और वैज्ञानिक था डेकार्ते साहब ने भी अपना मत दिया था कि 17वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान है उसको किसका अध्ययन हुआ था, मन का अध्ययन हुआ था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स तो 19वीं शताब्दी में, मतलब ये 2 शताब्दी तक चला है। 19वीं शताब्दी की बात करें, देख लीजिएगा हिस्ट्री देखिए। 19वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे उंट साहब ने कहा कि नहीं मनोविज्ञान जो है वो क्या है तो यह चेतना का विज्ञान है। ठीक है ना, किसका चेतना का विज्ञान इसको बोला गया था, चेतना का विज्ञान। अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने हिसाब से उसको रखा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए किसने तो उंट साहब ने, याद रखिएगा किसने, उंट एक वैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मन को क्या मनोविज्ञान को क्या बोला तो चेतना का विज्ञान बोला। फिर आगे बढ़ने के बाद आया हमारा कौन सा शताब्दी तो 20वीं शताब्दी। फ्रेंड्स 20वीं शताब्दी में एक बहुत ही सुलझे हुए मनोवैज्ञानिक रहे जिनका नाम था जेबी वॉटसन। ठीक है ना,
उस वैज्ञानिक ने, क्या नाम था मैं लिख देता हूँ, आप देख लीजिए, जेबी वॉटसन। इन्होंने बताया कि नहीं, मनोविज्ञान जो है न तो आत्मा का ज्ञान है, न तो मन का ज्ञान है, न तो चेतना का ज्ञान है, बल्कि यह क्या है, तो व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहार का ज्ञान है। ठीक है ना, उन्होंने मनोविज्ञान को क्या बोला, तो व्यवहार का अध्ययन। और इसीलिए जेबी वॉटसन साहब को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, यानी कि व्यवहारवाद का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, जेबी वॉटसन साहब को कहा जाता है। इन्होंने ही व्यवहारवाद के बारे में बताया था, बल्कि बोले तो इसको एक पीक पर ले गया ना, एक पीक पर पहुंचाने का काम किया था जेबी वॉटसन साहब ने। इसीलिए इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है, यानी कि व्यवहारवाद का पिता। जहाँ पे इन्होंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति हो या मनुष्य हो या जानवर हो, कि पशु ही क्यों ना हो, वो अपने व्यवहार से ही सीखता है, वो अपने व्यवहार के कारण ही प्रगति करता है। ठीक है ना, ये मत रहा था जेबी वॉटसन साहब का। इन्होंने 1924 में एक बुक लिखा था, और उस बुक का नाम ही क्या था, तो बिहेवियरिज्म था, व्यवहारवाद। याद रखिएगा, 1924 में इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम क्या था, बिहेवियरिज्म। और इन्हीं को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोलते हैं, यानी कि व्यवहारवाद का पिता बोलते हैं। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसी में एक और वैज्ञानिक हमारे जॉन लॉक। इन्होंने ये भी एक तरह से व्यवहारवादी थे। इनका भी मत था कि नहीं, व्यक्ति जो होता है वो अपने व्यवहार से ही सीखता है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो बालक का जो दिमाग होता है ना, वो क्या होता है, एक खाली स्लेट की तरफ होता है, ब्लैक, मतलब इम्पिटी माइंड बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको इन्होंने तबुला रासा बोला था, याद रखिएगा, तबुला रासा। ये तबुला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट। मतलब ये जो वैज्ञानिक थे जॉन लॉक, इनका मत था कि जो बालक का दिमाग होता है वो क्या होता है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। मतलब एक खाली दिमाग होता है, एक खाली बर्तन होता है, उसको जैसा चाहे वैसा हम लोग भर सकते हैं। बल्कि बोल सकते हैं एक तरह से सना हुआ मिट्टी है, जिसको कोई भी आकृति रूपरेखा हम लोग दे सकते हैं। ये मत था जॉन लॉक का, ये भी व्यवहार को ही मानते थे। ठीक है ना, इसके अलावा हमारे जो जेबी वॉटसन साहब थे, उनका भी कहना था कि आप मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कुछ भी बना सकता हूँ, क्योंकि वो एक क्या है, खाली स्लेट है, एक इम्पिटी सेल है, वैसल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनका एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस रहा कि आप मुझे बच्चा दे दीजिए, मैं उसको चाहूँ तो इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ भी बना सकता हूँ। ये जेबी वॉटसन साहब का कहना था। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो आई होप कि समझ रहे होंगे। और भी बात करें व्यवहारवाद के बारे में फ्रेंड्स, तो व्यवहारवाद क्या है, तो यह एक बोल सकते हैं व्यवहारिक प्रक्रिया है, जहाँ पे व्यक्ति क्या करता है, गतिविधि करता है। मतलब ये जो व्यवहारवाद है ना, ये हमारा किस पे, तो एक्टिविटी पे बेस्ड है। एक्टिविटी मतलब गतिविधि। अगर हम कोई गतिविधि ही नहीं करें तो वहां पे हमारा कोई व्यवहार ही नहीं दिखेगा। ठीक ना, ऐसा नहीं कि अगर मैं कोई चीज सोच रहा हूं तो वो मेरा व्यवहारवाद में आ जाएगा, नहीं। अगर कोई व्यक्ति केवल सोच रहा है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है, कोई क्रिया नहीं कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसकी तरह कोई गतिविधि ही नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम लोग उसके व्यवहार को जज नहीं कर सकते हैं, उसको परख नहीं सकते। मतलब कि केवल सोच लेना ही व्यवहारवाद नहीं कहलाता है, बल्कि व्यवहारवाद क्या है, तो किया गया कार्य, उस कार्य को करने में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी गतिविधि करते हैं, शारीरिक गतिविधि, वही क्या कहलाता है, तो व्यवहारवाद कहलाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पे कोई व्यक्ति हमको जज कर सकता है कि इसने कार्य को किया तो कैसे किया, क्या क्या एक्शन इसके द्वारा लिया गया, ये सब क्या है, व्यवहारवाद है। मतलब एक्टिविटी दिखना चाहिए, व्यक्ति के कार्य में एक्टिविटी दिखना चाहिए, गतिविधि दिखना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो व्यवहारवाद बोलेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। आगे बात करते हैं फ्रेंड, तो जेबी वॉटसन साहब ने 2 एक्सपेरिमेंट भी किए थे, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि काफी फेमस था। जेबी वॉटसन साहब ने व्यवहारवाद को लेके 2 एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने किया था। साफ कर लेते हैं। जेबी वॉटसन साहब के द्वारा 2 एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक था हमारा कौन सा, तो लिटिल अल्बर्ट, क्या था हमारा, लिटिल अल्बर्ट, और दूसरा था मेरा कर्पलैंग एक्सपेरिमेंट, और ये था लिटिल बर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट था ये काफी ज्यादा फेमस हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 11 महीने के एक बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था, और एक व्हाइट रैट इन्होंने लिया था। ठीक है ना, व्हाइट यानी कि उजला कलर का एक चूहा लिया था, और
उसने इसमें इन्होंने क्या किया था जेबी वॉटसन साहब ने कि चूहे के ऊपर बच्चे के हाथ को रखा, मतलब उन्होंने बच्चे को टच करने के लिए कहा, बल्कि वो टच कराया। जैसे ही बच्चे ने उजले चूहे को टच किया, एक बाहर से उन्होंने क्या किया, एक हॉरर साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक ना, एक हॉरर साउंड मतलब काफी डरावना आवाज, हॉरर साउंड प्रोड्यूस किया। और इस प्रक्रिया को उन्होंने बार बार कहा। जब भी बच्चा उस चूहे को छूने का प्रयास करता, जैसे छूता, एक साइड से क्या होता है, एक हॉरर साउंड, एक भयानक डराने वाला आवाज निकल के आता। इससे क्या हुआ कि बच्चा जो है डर गया, उसको लग रहा था कि जब भी मैं चूहा को छू रहा हूँ, ये चूहा ही क्या है, वो भयानक आवाज निकाल रहा है, और ऐसे करके बच्चा डर जाता है। मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने फियर का कॉन्सेप्ट दिया। किसका? फियर का कॉन्सेप्ट, फियर का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब डर के बारे में नहीं बताया, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया फियर का, कि अगर उद्दीपन पैदा कर दिया जाए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, उस चीज के प्रति आकर्षित हो जाएगा, मतलब उसके दिमाग में वो एक प्रतिमान एक बन जाता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग को नहीं पढ़ना, बस याद रखिएगा, इसका नाम है कर्व प्लैंक एक्सपेरिमेंट। तो आप लोग चूंकि ये इसके माध्यम से अच्छा कॉपी में लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो याद रखिएगा जेबी वॉटसन के द्वारा 2 एक्सपेरिमेंट भी दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, व्यवहारवाद के प्रकार। यहाँ पे व्यवहारवाद छूट गया है। दूसरा है व्यवहारवाद के प्रकार। तो याद रखिएगा व्यवहारवाद के फ्रेंड्स 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। व्यवहारवाद के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। सबसे पहला जो है वो है हमारा कौन सा? विधीय व्यवहारवाद। दूसरा क्या है हमारा? मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद। और तीसरा क्या है हमारा? तार्किक व्यवहारवाद। फ्रेंड्स विधीय व्यवहारवाद क्या है? कुछ नहीं कि जेबी वाटसन साहब ने जो बुक लिखा था उसमें उन्होंने व्यवहार के क्या बोला था कि यह एक सत्यता पर आधारित है, मतलब सत्य पे है। ऐसा नहीं कि आप कोई फॉल्स कर दिए तो वहां से आपका व्यवहार पता चल जाएगा, नहीं। अगर आप रियल में कोई कार्य कर रहे हैं, वहां पे आपका जो व्यवहार है उसको जजमेंट किया जा रहा है, जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, उसी को क्या बोला था? विधीय व्यवहारवाद उन्होंने बोला था। दूसरा था फ्रेंड्स मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद। मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद का मतलब कि बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, जैसे थॉर्नडाइक थे, पावलोव थे, स्किनर थे, आपके जॉन लॉक थे, जेबी वाटसन साहब थे, इन लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए मनुष्य के ऊपर, पशुओं के ऊपर, और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत को भी दिया। जैसे कि जो भी उद्दीपन के बारे में था इन लोगों ने बताया। और हाँ, इन्होंने एक वही चूहा वाला एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं कि जब भी एक चूहा आता है ना, एक चैम्बर में एक चूहा रहता है, और जब भी चूहे को भूख लगता है तो लाइट जलता है। जैसे ही लाइट जलता है तो चूहा क्या करता है कि उस जो कक्ष रहता है, जिस पिंजरे में वो बंद रहता है, उसमें एक लीवर रहता है, उस लीवर को दबाता है, और लीवर को दबाते ही उसके चैम्बर के अंदर क्या होता है? भोजन आ जाता है, और वो भोजन को ग्रहण कर लेता है। मतलब क्या हुआ कि जब भी चूहे को भूख लगता है, एक लाइट जलता है, लाइट जलते ही चूहा क्या करता है? लीवर को दबा देता है। मतलब क्या हुआ कि वहां पे उसका अनुक्रिया को बताया जा रहा है, रिस्पॉन्स देखा जा रहा है। लाइट जलना क्या हुआ? एक तरीके से उद्दीपक हो गया। अब जैसे उद्दीपक मिला तो चूहा ने क्या किया? रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स में उसने क्या किया? तो उसने लीवर को दबाया, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखिएगा फ्रेंड्स कि देखिए अनुबंध, अच्छा ये तो आगे है, चलिए बता देंगे आगे चल के। तो कहने का मतलब क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट को बार बार किया गया, तो चूहे के अंदर क्या हुआ? एक उद्दीपन पैदा हो गया कि जब भी लाइट जलता, मतलब भूख लगता तो लाइट जलता, और लाइट जलने के बाद वो लीवर को दबाएगा, लीवर को दबाते हैं उसके सामने भोजन आ जाएगा, ठीक है ना। और इस चीज को बार बार वो रिपीट करते गया। यहाँ पे जो रोशनी जल रहा है वो क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। और जो लीवर दबाना वो क्या हुआ? अनुक्रिया हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिएगा कि जो रोशनी हुआ, जो रोशनी जल रहा है ना चेंबर के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उद्दीपन। और जो लीवर को वो दबा रहा है, चूहा लीवर को दबा रहा है, वो क्या हो गया मेरा? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुक्रिया। अब ये दो टर्म है, इसको समझ लेते हैं। हालांकि यहाँ भी हम लोग को मिल जाएगा अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत में, वहां भी हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए वहीं पे देखते हैं इसको। तो अगला बात करते हैं फिर तीसरा था मेरा तार्किक व्यवहार। मतलब बच्चा क्या करता है? तर्क के माध्यम से लॉजिकली व्यवहार करना शुरू कर देता, उसी को तार्किक व्यवहार कहा गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोग का अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। आज के इस सेशन का ये आखिरी टॉपिक है, फिर अगले टॉपिक में हम लोग आगे बात करेंगे। स्किनर साहब ने भी कुछ दिया था फ्रेंड्स, अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, जिसको पावलोव साहब ने दिया था, ठीक है ना। पावलोव साहब ने, इवान पावलोव इनका पूरा नाम था, ठीक है ना। इन्होंने दिया था 1904 में, याद रखिएगा 1904 में इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया था, जिसको बोलते हैं अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, या क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, या पवेलियन कंडीशनिंग सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म है उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। फ्रेंड्स अनुक्रिया को याद रखिएगा, हिंदी थोड़ा सा मुश्किल होता है। अनुक्रिया को रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
रिस्पॉन्स और अनुबंधन को बोलते हैं कंडीशनिंग। एक और वर्ड था उसको भी समझ लेते हैं, उद्दीपन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है ना, ये 3 टर्म है इस पॉलो साहब के जो सिद्धांत दिया गया अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो ये सिद्धांत आपके लिए आसान हो जाएगा। पहला रिस्पॉन्स, ये तो आप समझ रहे हैं कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे कमेंट करें तो उस क्वेश्चन के मतलब मेरा ये सवाल हुआ कि आप जरूर कमेंट करें, है ना, एक तरीके से या सजेशन बोल सकते हैं या रिक्वेस्ट बोल सकते हैं। तो उसमें आपने क्या किया, कमेंट में जाकर लिखा कि सर वीडियो अच्छा है या ये कमी है या ये बढ़ाइए या छूट गई, ये समझ में नहीं है, मतलब क्या हुआ, वहां पे आपने रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, उसी रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रिया सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरा है अनुबंधन, जिसको बोलते हैं कंडीशनिंग, मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन आएगा। हर व्यक्ति के सामने लाइफ में कुछ ना कुछ कंडीशन आते रहता है। जैसे अभी आप लोगों के सामने एक कंडीशन आ गया है कि भाई 24 तारीख से परीक्षा है, अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम में अच्छा नहीं लिख पाएंगे। हालांकि आप लोगों के पास बहुत समय था, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ाई किए, लेकिन अब पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ। एक तरह से देखा जाए तो मेरे ऊपर भी ये चीज लागू होता है कि मैं भी कहीं ना कहीं सुस्त था कि चलो अभी तो एग्जाम नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्यों पढ़ाया जाए। मतलब क्या हुआ, एक कंडीशन आया कि एग्जाम आया। जब एग्जाम आया तो मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और आपने वीडियो देखना शुरू किया। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ते गए, क्यों, क्योंकि एग्जाम के प्रति आपका क्या हुआ, एक रिस्पॉन्स आया वहां पे। तो मतलब एक कंडीशन आता है लाइफ में कभी कभी, उसी को लेकर हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, अनुक्रिया। और जो कंडीशनिंग है उसका हिंदी नाम है अनुबंधन। यहाँ पे तीसरा जो टर्म है वो है उद्दीपन। फ्रेंड्स, उद्दीपन एक ऐसा वर्ड है जो कि हर जगह लागू होता है, हर व्यक्ति के लिए, हर पशु के लिए भी लागू होता है। उद्दीपन का मतलब जानिए कि एक तरीके से आपके अंदर ना एक भावना पैदा कर देगा। मतलब एक बोल सकते हैं बाह्य वातावरण का एक ऐसा परिवर्तन है या एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा जिसको लेके आप क्या करिएगा, तो रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उद्दीपन। आप देखिएगा कि जब आप कुत्ते को रोटी खिला दीजिएगा तो उसके अंदर क्या था, उद्दीपन पैदा हो जाता है और वो क्या करता है, पूंछ हिलाना शुरू कर देता है। या आप किसी कमरे में है, अगर लाइट बंद है तो बहुत सारे कॉकरोच देखेंगे घूमता रहेगा रात में, ठीक है, लेकिन जैसे लाइट जलाइएगा तो वो कॉकरोच क्या करता है, छिपने का प्रयास करने लगता है। मतलब वहां पर उस कॉकरोच के अंदर क्या गया, उद्दीपन आ गया। मतलब जैसे लाइट जला वो छिपने का प्रयास करने लगा, जैसे कुत्ते को रोटी दिखाया, बिस्कुट दिखाया, वो पूंछ हिलाना शुरू करने लगा। मतलब क्या, उसके अंदर उद्दीपन पैदा हो रहा है। ठीक है ना। ये 3-4 टर्म है जो कि यहाँ पर बार बार यूज होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस सिद्धांत में जिसको इवान पॉलो साहब ने 1904 में दिया था, उन्होंने अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के बारे में बताया था कि अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत जो है यह एक प्रकार से अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति जो स्वाभाविक उद्दीपन है, ठीक है ना, अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति जो स्वाभाविक उद्दीपन के समान जो अनुक्रिया मिलता है, जो अनुक्रिया प्राप्त होता है, उसी को क्या बोलते हैं, अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए कि जो हमारा उद्दीपन है और जो हमारा अनुक्रिया है, मतलब उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापना करना, मतलब एक रिलेशन बैठा देना ही क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। मतलब अगर आप एग्जाम में डेफिनेशन भूल जाए तो बस इतना याद रखिएगा कि उद्दीपन प्लस अनुक्रिया, इन दोनों के बीच में जब स्थापना हो जाएगा, मतलब दोनों मिल जाएंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, तो अनुबंधन कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित करने की प्रक्रिया को ही अनुबंधन बोलेंगे। ठीक ना, ये एक लाइन का परिभाषा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग करना ना तो थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह भी याद होना जरूरी है। ठीक है, याद रखिएगा उद्दीपन और अनुक्रिया मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। क्योंकि सबसे पहले उद्दीपन आता है और उस उद्दीपन के प्रति व्यक्ति क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, और ये जब दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा, एक साहचर्य स्थापना हो जाएगा, तब तो वहां पे क्या होता है, अनुबंधन का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को या सिद्धांत को अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। इस सिद्धांत में किसी भी वस्तु या परिस्थिति को उद्दीपक के रूप में काम में लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि आपका क्या परिस्थिति है, कोई वस्तु हो सकता है ना, दो चीज हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है या परिस्थिति भी हो सकता है। कोई वस्तु भी हो सकता है आपके अंदर उद्दीपन पैदा कर दे, अचानक से आपके आगे सामने सांप आ जाए, उसको देख के आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा, तो क्या उद्दीपन पैदा कर दिया। मतलब सांप यहाँ पे एक वस्तु हो गया जिसने क्या किया, आपके अंदर उद्दीपन पैदा कर दिया। बहुत सारे गर्ल्स अगर छिपकली देख लेंगे तो डरने लगती है, मतलब उद्दीपन पैदा हो जाता है, देखते ही एक अजीब सा व्यवहार हम लोग के अंदर में दिखने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। तो इस सिद्धांत में यही बोलता है किसी भी वस्तु या परिस्थिति
को उद्दीपन के रूप में काम में लिया जाता है। इसी उद्दीपन का कारण अधिगमकर्ता अनुक्रिया प्रकट करता है। मतलब इसी उद्दीपन के कारण जो लर्नर रहता है, जो सीखने वाला रहता है, जो व्यक्ति रहता है, वो क्या करता है, रिस्पॉन्स देना शुरू करता है। आपने सांप देखा तो आपके अंदर क्या उद्दीपन पैदा हुआ और आप वहां से भागना शुरू कर दिए। बल्कि आप दूसरे को बोलेगा भाई सांप देखो तो वहां से भाग जाओ, कॉकरोच देखो तो भाग जाओ, उसको छूना नहीं है। ये क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। और उस उद्दीपन के प्रति आपने क्या रिस्पॉन्स दिया, भाई भाग जाओ वहां से, उसको छूना नहीं है, वहां से हट जाना। ये सब चीजें हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं। अनुबंधन जो होता है, याद रखिएगा कि अनुबंधन जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है इसको हम लोग बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जो कि अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखिएगा, अलग अलग नाम से कभी पूछा था। अनुक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ये भी नाम है। ठीक है, ये आपका हो गया शास्त्रीय है, ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं अभी। शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, और दूसरा है फ्रेंड्स क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, या इसको अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत बोलते हैं। अनुकूलित, इसको अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। ये हमारे पावलोव साहब ने दिया था और ये BF स्किनर साहब ने दिया था। ठीक है, तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ये देख रहे थे, ये क्या हमारा पावलोव साहब ने जो कि 1904 में दिया था। ठीक है ना। इसमें फ्रेंड्स पावलोव साहब ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जो कि बहुत फेमस रहा, कुत्ते पे, है ना। जितने भी साइकोलॉजिस्ट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वो उन्होंने जानवरों पे ही एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसको अप्लाई किया किस पे, मनुष्य पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मनुष्य पे अप्लाई किया। कोई भी एक्सपेरिमेंट कभी भी मनुष्य के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, है ना, उन्होंने क्या किया, तो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किया। तो पावलोव साहब ने आइए फ्रेंड्स बात करते हैं कि पावलोव साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के ऊपर, जो कि काफी फेमस रहा था। डॉग के ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट था। ठीक ना। इस एक्सपेरिमेंट में जो पावलोव साहब थे, उन्होंने क्या किया कि एक कुत्ते को क्या किया कि एक चिमटे से उन्होंने आवाज निकाला। मतलब क्या हो गया, कुत्ते को पिंजरे में रखा है ना, और जैसे ही कुत्ते के सामने एक चिमटा का आवाज दिखाया गया, एक चिमटा का आवाज निकाला गया, उस चिमटे के आवाज के तुरंत बाद उस कुत्ते के सामने ना मांस का कुछ टुकड़ा दिया गया। जैसे ही मांस का टुकड़ा दिया गया तो देखा गया कि कुत्ते के मुंह में क्या हुआ, लार का स्राव हुआ। ठीक है ना। और इस प्रक्रिया को बार बार किया गया। जैसे ही चिमटा का आवाज आता, ठीक तुरंत उसके सामने क्या होता, तो मांस का टुकड़ा दे दिया जाता। इससे बार बार वो क्या होता, लार टपकने लगता था, ये लार का स्राव होता था। और इस प्रक्रिया को बार बार रिपीट किया गया, दोहराया गया। अगली बार क्या हुआ, अगले एक्सपेरिमेंट में फ्रेंड्स, कि जैसे ही चिमटा का आवाज किया गया, है ना, तुरंत देखा गया कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा। हालांकि उस समय मांस का टुकड़ा जो था उसके सामने नहीं दिया गया था। मतलब क्या हुआ कि वो जो साउंड था ना, उस साउंड ने एक उद्दीपन पैदा कर दिया और उस उद्दीपन के प्रति कुत्ते ने क्या किया, तो लार का स्राव करना शुरू कर दिया। इसी एक्सपेरिमेंट को पावलोव साहब ने मनुष्य के ऊपर भी किया फ्रेंड्स। पलक झपकने का एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कि एक मनुष्य के सामने, उसके आंख के सामने क्या करते थे, एक हवा का झोंका देते थे। ठीक है, और जैसे ही हवा का झोंका देते थे, वो मनोविज्ञान बोलते थे, है ना, एक वर्ड बोलते थे मनोविज्ञान, और तुरंत हवा का झोंका आता था। इस प्रक्रिया को बार बार किया गया। अगली बार मनुष्य के सामने क्या किया गया, जैसे मनोविज्ञान बोला गया, ऑटोमेटिकली उसने पलक को झपका दिया, क्योंकि हवा का झोंका आने पर वो पलक झपकाता था, और उस समय मनोविज्ञान बोला जाता था। मतलब दोनों क्रिया एक साथ होती थी। इसमें होता क्या था कि जैसे ही हवा का झोंका गया, व्यक्ति ने बोला मनोविज्ञान, तो उसने अपना पलक झपकाया। ठीक है, अब चूंकि बार बार करते 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 उसके दिमाग में क्या हुआ, ये उद्दीपन पैदा होना शुरू हो गया, और जैसे ही व्यक्ति ने मनोविज्ञान बोला तो उसने क्या किया, पलक को झपका दिया। इसी प्रकार प्रकाश किरण का पुंज था, उस पर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक ना, कि जैसे ही वो टिक बोलते थे और एक लाइट उसके आंख पे जाता था, इससे क्या होता, उसका पलक झपकता था। ठीक ना, इस प्रक्रिया को बार बार किया गया। अगले बार केवल टिक बोला गया तो उसने अपना पलक झपका दिया, मतलब उसको लगा कि फिर से वो लाइट आने वाला। इस तरीके का बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, जो आगे चल के कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी उसमें बहुत सारे फायदेमंद हुआ। शिक्षा बच्चों के ऊपर इसको लागू किया गया। ठीक है ना फ्रेंड, तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कि यही था हमारा अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। इसको आप रिपीट करके देखिएगा। इसी में बहुत सारा चीज पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछेगा, नाम को भी बदल देता है, तो घबराने की बात नहीं है। चीज वही है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, भले डाटा बदल जाए, नाम बदल जाए, अलग की बात है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच।
तो मिलते हैं अगले पार्ट में और इसको हम लोग पूरी तरह से समाप्त करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।